तो सभी को नमस्ते। जैसा कि स्वास्थ्य संयम शिविर चल रहा है अभ्युदय संस्थान अछूटी में, आज चूँकि हम लोगों ने अभ्युदय संस्थान में हमारे बीच में साधन भट्टाचार्य भैया और रणसिंह आर्य भैया हैं, तो ज्ञान का भी एक लालच होता है। हम लोगों ने उसको यहाँ संस्थान में चखने का बहुत सारा अभ्यास किया हुआ है। तो जब भी संकेत भैया ने ये प्रस्ताव व्यक्तिगत लेवल पे सभी से पूछा तो सभी ने इतनी खुशी इसको हाँ बोला। फिर भी बात आई कि स्वास्थ्य संयम शिविर के बीच में एक दिन ऐसा करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा जाएगा, क्या नुकसान जाएगा। तो फिर कई शिविरार्थियों से भी ये निकल के आया कि हमको भी ये बात को सुनना है। ये जो कैंपस है, ये कैंपस अपने आप में एक शिक्षा केंद्र के रूप में है। तो जैसे आप लोग अगर देखेंगे कि इस संस्थान का नाम क्या है, तो संस्थान है मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अभ्युदय संस्थान अछूटी। तो मानवीय शिक्षा शोध संस्थान, तो मानवीय और शिक्षा और उसमें भी शोध, तो तीन अलग अलग शब्द आपको यहाँ दिखाई देंगे। अभ्युदय संस्थान का जो पूरा नाम है मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अभ्युदय संस्थान अछूटी। तो क्या करता है अभ्युदय संस्थान और क्या है इसकी मूल बात, क्या है अवधारणा, उसके लिए हम लोग किस कार्यक्रम में हम लोग प्रयासरत हैं, ये पूरा संस्थान किस कार्य को करना चाहता है, कर रहा है, उसी के अर्थ में एक दिवसीय जीवन विद्या कार्यशाला हम लोगों ने आज के लिए आयोजित किया है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जिन लोग आज ही आए हैं भैया, इस संस्थान में लगातार शिविर होते रहते हैं। करीब 70 से 80 लोग यहाँ पे रहवासी शिविर कर सकते हैं। तो अभी एक शिविर चल रहा है, स्वास्थ्य संयम शिविर चल रहा है 24 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। तो करीब उसके शिविर के लोग भी हैं। और साथ ही क्योंकि जो 2 सेशन एक साथ चल रहे हैं, एक 6 महीने का शिविर चल रहा है जिसमें कि देश भर से आए हुए भाई बहन जो 6 महीने यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं, एक वो पैरेलल शिविर चल रहा है और एक शिविर स्वास्थ्य शिविर चल रहा है। तो स्वास्थ्य शिविर के लिए आदरणीय रणसिंह भैया हमारे बीच में हैं और 6 महीने के अध्ययन में एक किताब है मनोविज्ञान की, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र है वो, उसकी पढ़ाई हो रही है। तो दोनों, हमारे शब्दों में कहें तो दोनों दिग्गज हमारे संस्थान में। और हमने तो ऐसा प्लान किया था कि आज सोम भैया भी यहाँ होंगे, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज उनके सुपुत्र हैं हर्ष भाई, उनको आज पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, मतलब लड़की हुई है उनको। तो वो उस कार्यक्रम में व्यस्त है, तो इसीलिए सोम भैया को फिर हम लोग और आगे बुलाएंगे ही, अभी तो हैं ही, अब दादाजी बुलाएंगे बिल्कुल दादाजी को। तो हमारे 2 स्पीकर, मतलब हम लोग खुश भी हुए क्योंकि 3 स्पीकर हमको लग रहा था कि ज़्यादा, हम बहुत कम वो कर रहे हैं। तो जैसा कि लिखा ही हुआ है, श्री साधन भैया और श्री रणसिंह भैया से मैं आग्रह करूंगा कि भैया तो आ ही गए हैं, साधन भैया प्लीज़ आप आएँ मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और जैसा कि हम सभी को पता है, आप लोग मिल भी रहे हैं, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको हम लोग, कोई भैया बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कई लोग बेटा भी बोल रहे हैं। वो खुद की उम्र छिपा रहे हैं ऐसा हम लोग को लग रहा है। इतने सारे एक्टिविटी इतने कम उम्र में कर लिए हैं, कई लोगों को उनकी असली उम्र का अंदाज़ा ही नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा इस सेशन के बाद आप लोग गेस करिएगा कि उनकी उम्र है क्या एक्चुअल में। तो मैं आग्रह करूँगा आदरणीय संकेत भैया को कि वो आए और इस कार्यक्रम को उनने कैसा सोचा है वैसा प्लान करें। और पहले तो आसन अपनी जगह लें भैया, प्लीज़ आइए, है ना। अच्छा, तो इसके बाद फिर मैं बोलने, अच्छा मेरे बोलने बाद संकेत भैया माइक लेंगे, इसलिए संकेत भैया के बारे में मैं बेसिक रख देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख देता हूँ। आइए भैया। तो क्या है कि आप लोग को 3-4 दिन हो गए और शायद बहुत कम लोगों को संकेत भैया के बारे में पता होगा। हालांकि संकेत भैया बोले नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक रख ही देता हूँ, मौका है तो, कि संकेत भैया इस संस्थान को 22 साल पहले 2000 में जब फाउंडर मेंबर हैं, यहाँ के करीब 5, 7, 10 लोग हैं, उनमें से एक संकेत भैया परिवार हैं, आप और शुभ्रा दीदी और इनके एक सुपुत्र हैं अभिन्न भैया, अभिन्न बेटा जी। तो आप 3 लोगों का सुंदर परिवार है। यहाँ पीछे जो वाइट घर है वो उनका निवास स्थान है। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, टिश्यू कल्चर पे PhD हैं, लंदन से आपने PhD करी। जिन प्रोफेसर्स के अंडर में आपने PhD करी उनमें से एक को नोबेल पुरस्कार भी मिला। नहीं मालूम कि क्यों भैया को क्या लगा कि देश वापस आ गए, और वो कभी पूछेगा कि क्यों आ गए,
काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों में और कई जगह अपना ताकत लगाते हुए बस्तर में कुछ मूलभूत काम किया भैया ने, बहुत सारा गहरा। मेरे को लगता है कि अगले 5-6 दिन के लिए आप लोगों के पास एक ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन रहेगा तो संकेत भैया का भी सही सही बातचीत हो पाएगी। कभी किसी साल में 2002, 3, 4, 5 में यहाँ पे गोबर गैस से सिलेंडर भर के कार को चलाने का एक सफल परीक्षण हुआ था, जो कि संकेत भैया के नेतृत्व में हुआ था और जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम रहा इस संस्थान के उसमें भी। और जितने भी पत्रकार भाई बंधु आए हैं उन लोग तो शायद इस बात को जानते ही हैं। तो आवर्तनशीलता या बोलें कि सस्टेनेबिलिटी पे काम करने में अगर एग्रीकल्चर में तो भैया का अच्छा पकड़ रहा है। ये तो मैं मौका देख के बता दिया, हालांकि भैया आज के गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं है, तो मैं भैया से आग्रह करूंगा कि भैया बाकी दोनों का परिचय और जो भी उनने इस डिज़ाइन को सोचा है उसको रखेंगे। संकेत भैया। आप सभी को नमस्कार। तो ये बहुत ही खास अवसर है कि हमारे बीच में डॉक्टर रण सिंह आर्य जी हैं और साधन भैया हैं। तो मैं अपनी कुछ पुरानी प्रवृत्ति से अपने आप को रोक नहीं पाया भैया। आप दो हैं और सोम भाई भी हैं, आज सोम भाई अब व्यस्त हो गए हैं, तो अपने कुछ पुराने पत्रकार मित्रों को आमंत्रित किया कि आप लोग आइए। तो आज हमारे बीच में रायपुर और छत्तीसगढ़, मैं कहूँगा देश के कुछ अच्छे पत्रकार साथी जो समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाने की उत्साह के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पत्रकारिता आज के दौर में काफ़ी चुनौती भरी हो चुकी है। तो उस दौर में हमारे कुछ साथी हैं, तो उनको आज हमने आमंत्रित किया कि जब रण सिंह भैया और साधन भैया जैसे लोग हैं और एक अच्छा सा शिविर चल रहा है, स्वास्थ्य संयम शिविर चल रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ अध्ययन शिविर चल रहा है, तो बस मैं परिचय के नाम से बस बोलना चाहूँगा। हमारे बीच में श्री राजेश जोशी जी हैं, जो कि दैनिक नवभारत आप सब देखते हैं, उसके छत्तीसगढ़ के संपादक हैं आप राजेश जोशी जी, और साथ में भाभी जी हमारे बीच में आई हैं। खास बात यह है कि भाभी जी और भैया यहाँ 20 साल से आ रहे हैं, तो कोई पहली बार आना नहीं हुआ इनका, तो आपका पुनः स्वागत है कि आप लोग आए हैं। इसी तरह हमारे बीच में श्री समीर दीवान जी हैं, जो सेंट्रल क्रॉनिकल अखबार इंग्लिश का उसके संपादक रहे हैं और अभी एक निरंतर पहल नाम की पत्रिका अपनी खुद की चला रहे हैं भैया। इसी तरह से वैभव शिव पांडे भैया को अभी हाल ही में शायद आप लोगों ने कुछ देखा भी होगा, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार पत्रकारिता का सबसे बड़ा पत्रकार सम्मान जो है अभी मिला हुआ है भैया को। और अब न्यूज़ 24 में हैं, जो यहाँ का एक अच्छा देश का एक अच्छा टीवी चैनल है। उनके साथ में आशीष तिवारी जी हैं, तो आशीष जी हमारे बीच में हैं, न्यूज़ 24 से आप भी हैं। ताबिर हुसैन जी हैं, पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रिका अखबार के, वो हमारे बीच में आए हैं। निकष परमार जी हैं, दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता हैं। और निकष भाई का परिचय कराता हूँ, मैं हमेशा इसकी चर्चा करता ही हूँ कि आपके पिताजी और हमारे पिताजी दोनों ने एक साथ कैरियर चालू किया था महासमुंद से, बागबाहरा से, और दोनों साहित्यकार थे। इनके पिताजी के एक सुचित्रा दीदी, आपकी जानकारी के लिए है ना, नारायण लाल परमार जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी कहानी को हम पढ़ाते ना हिंदी साहित्य में। तो नारायण लाल परमार जी के बेटे हैं निकष भाई, और बचपन में हमने इनकी पिताजी की कहानियों को खूब पढ़ा है स्कूल में, स्कूल एजुकेशन में। तो बड़ी खुशी की बात है कि निकष भाई हमारे बीच में हैं। इसी तरह संजय शेखर जी हमारे बीच में हैं। संजय भाई इंडिया न्यूज़ के छत्तीसगढ़ हेड रहे हैं, इंडिया न्यूज़ जो टीवी चैनल है उसके हेड रहे हैं। और संजय भाई को भी छत्तीसगढ़ राज्य का पत्रकारिता सम्मान अभी कुछ वर्ष पूर्व मिला हुआ था। तो आप वो लोग हैं जो कि मैं कहूँगा स्वस्फूर्त विधि से आए हैं। मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज डाला था और ये देखने के लिए कि कितने साथी वाकई में अभ्युदय संस्थान आने के इच्छुक रहते हैं, तो आपने स्वेच्छा से ही आना पसंद किया, तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। दूसरी बात, जो हमारे साथी देश भर से आए हैं, पूरे भारत से आए, मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ ही नहीं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन हम थोड़ी हड़बड़ी में स्वागत कर पाए थे काफ़ी। आज तीसरा दिन आप लोग का ना भैया, चौथा दिन है। तो कल ये बात उठी थी, भैया कहाँ गए जो कल बात कर रहे थे, जीवन विद्या शिविर को लेकर कुछ चर्चा हो रही थी, ये चले गए, अच्छा कोई बात नहीं। तो एक तो यह है कि अभ्युदय संस्थान स्थापित क्यों किया गया, आखिर इस संस्थान का प्रयोजन क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा शायद आप में से कुछ लोगों तक
कुछ को होगी, कुछ को नहीं होगी। तो उसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। बाकी जो जीवन विद्या कार्यशाला के लिए तो हमारे बीच में 2 प्रमुख हस्तियाँ हैं। मैं सिर्फ संस्थान के परिचय की बात करना चाहूँगा। तो एक दौर ऐसा आया था हम लोग की ज़िंदगी, आप सबकी ज़िंदगी में आता है, हम सबकी ज़िंदगी में एक दौर आता है, मैं उसकी चर्चा हमेशा करता हूँ, जिसमें आपको तय करना होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, ज़िंदगी को कैसे जीना है। ये प्रश्न हम सबकी ज़िंदगी में एक बार तो आता है, और उसका उत्तर जो भी बनता है, जो भी समझ में आता है, उस उत्तर के आधार पर हमारी ज़िंदगी की पूरी दिशा तय होती है। आप याद कीजिए, हो सकता है ये उम्र आपकी 15 साल की हो, 16 साल की रही होगी, 12 साल की रही होगी, 18 की होगी, 20 की होगी, 22 की होगी। कोई भी एक आयु ऐसी रहती है जिसमें प्रश्न उठता ही है कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूं, इसका उत्तर जैसी जितनी समझ बनती है उसके आधार पर निकलता है, और फिर हम बदलाव लाते अपनी ज़िंदगी में। आम तौर पे एक आयु के बाद ऐसा भी होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, ये करना कुछ भी हो सकता है। वो करना नौकरी हो सकती है, वो व्यवसाय हो सकता है, वो किसी की मल्टीनेशनल कंपनी की बात हो, कुछ भी हो सकता है। उसको करते करते एक दिन फिर एक प्रश्न उठता है, ये तो वो नहीं जो मैं करना चाह रहा था। ये 3 साल बाद, 5 साल बाद जॉब में, नौकरी में, शादी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद कभी भी प्रश्न उठता है, और उसका उत्तर आप फिर से तलाशते हैं। तो 3 वर्ष किसी कैरियर में, किसी जॉब में, या 5 वर्ष, या उसका बहुत मोटे तौर पे कहें आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग 25 से 30 वर्ष की आयु में हम एक बार फिर ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आके खड़े होते हैं जहाँ फिर सोचते हैं मुझे क्या करना है, क्योंकि जो मैं करना शुरू किया उससे वैसा परिणाम देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो उस दौर में जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनके मन में 10 बार विचार आता है नौकरी छोड़ दें। जो लोग कोई व्यवसाय में स्थापित हो चुके होते हैं, जिनको 3 साल 5 साल हो चुका रहता है, उनके मन में आता है इस व्यवसाय को छोड़ दिया जाए, ठीक नहीं है। जो खेती कर रहे होते हैं उनको लगता है खेती छोड़ दी जाए। और वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जिसको मैं कहता हूँ कि टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ होता है। वो उसमें आम तौर पे ये होता है, चलो इसे जी लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, नौकरी है कर लेते हैं, व्यवसाय इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि चलो छोड़ के कहीं चलते हैं। ये विचार कुछ समय के लिए आता है। दुर्भाग्य से ये विचार स्थायी नहीं रह पाता। कुछ परिस्थितियों का दबाव रहता है, कोई घटना घटी रहती है, और आप फिर या तो स्वीकार लेते हैं यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है, लोगों ने समझा दिया, बता दिया, यही ज़िंदगी, अब इसी को ऐसे ही जीना है। तो उस दौर में कुछ साथियों ने अलग अलग स्थान पे अपनी अपनी नौकरी छोड़ी। ये दौर था 1990 के आसपास का। उसमें से एक हुए सोमदेव त्यागी जी, जो दिल्ली में रह के कंप्यूटर की नौकरी करते हुए 3 साल अच्छी खासी नौकरी करने के बाद उनको लगा ये ज़िंदगी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। उन्होंने नौकरी छोड़ी। लगभग उसी दौर में व्यवसाय में काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर चुके अंजनी भैया थे। उनको भी लगा कि जो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ इससे मेरी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, जो मैं चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ और करना होगा। तो व्यवसाय से उनका धीरे धीरे मन हटा और वो गायत्री परिवार में और सामाजिक सेवा में उतर गए, एक अच्छे खासे व्यवसाय को जिस पे वो पता नहीं कितना कमा सकते थे। उसी दौर में एक और सज्जन हुए B.R. अग्रवाल। B.R. भी है नहीं होंगे, B.R. अग्रवाल हुए। उनके मन में ये विचार आया नौकरी छोड़ देते हैं। वो नगर निगम की नौकरी कर रहे थे, तो संयोग से उनको किसी ने सुझाव दे दिया कि नहीं नौकरी अभी कर लो, कुछ समय के लिए कर लो। लेकिन B.R. भैया के मन में कभी नहीं था कि नौकरी मेरी ज़िंदगी रहेगी।
तो BR भैया ने नौकरी में रहते रहते फैसले किया, ठीक है नौकरी जैसे तैसे होगी, काम तो मूल मेरे अपनी मर्जी का करूँगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग सरकारी नौकरी में रहते हैं उनको पता है नौकरी करते हुए अपनी मनमानी के साथ नौकरी करना। मनमानी का मतलब वैसी मनमानी नहीं, नौकरी मतलब अपनी आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ। संयोग से उसी दौर में 90s के दौर में ही एक माइनिंग इंजीनियर हुए, 2 या 3 साल माइनिंग में नौकरी किए, माइंस में रहे अंदर। हम लोग तो माइंस का नाम बस सुनते हैं, हम में से बहुत कम लोग अंदर गए होंगे ना, 200 फुट नीचे, 150 फुट नीचे, 300 फुट नीचे। वहाँ जाके उनका एहसास हुआ कि ये वो ज़िंदगी नहीं जो मुझे जीना है, तो उन्होंने उसको छोड़ा। उसी दौर में एक सज्जन पन्नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से पास आउट, यानी हमारे लिए एग्रीकल्चर वालों के लिए हमारा IIT है वो। लेकिन ऐसे सज्जन जो पन्नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है और पूरी करके IIT दिल्ली गए, तो ये तो एक कदम और आगे हो गए ना। तो पन्नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके फिर IIT दिल्ली में PhD करने चले गए। तो वो रण सिंह भैया हैं, ये साधन भैया है माइनिंग इंजीनियर। और ऐसे लोगों ने कहा ये वो ज़िंदगी नहीं जीना हमको जो जीते आए हैं। संयोग से मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं, ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, PhD हो गई, PhD छोड़ के आ गया था बीच में, तो लगा लंदन में रहते हुए अब वो नहीं हो सकता जो मैं चाहता हूँ। तो मैं भी वापस आया। और ये हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, यानी हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ पुण्य तो किए होंगे भैया, कुछ तो पुण्य किए होंगे जो हमको नहीं पता, कि हमको उस दौर में एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जिन्होंने बड़े चैलेंज के साथ कहा कि दुनिया के 600 करोड़ लोगों के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है, आओ। मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में जो इतनी दमदारी से कहे। और वो कोई साइंटिस्ट नहीं, वो कोई प्रोफेसर नहीं, वो कोई लंबी दाढ़ी वाला कोई बाबा भी नहीं, एक साधारण से बनियान और लुंगी, सफ़ेद रंग की बनियान और जो साउथ इंडियन धोती होती है वो सफ़ेद धोती पहने, क्लीन शेव्ड। और वो कहते हैं कि मेरे पास 600 करोड़ लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं। हमारे अहंकार को बड़ी चोट पहुंचती है ना जब कोई आदमी ऐसे बोलता है। तो पूछो, मैं जवाब दूंगा, मांगना नहीं, पूछो। और उनसे जब मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में तो बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि धृष्टता कहूँगा अपनी, कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। और मुझे यही लगा कि ये जो बातें बोल रहे हैं ये बाबा लोग होंगे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जोशी जी ने एक बड़ी गजब की बात कही थी। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं बाबा जी मैं किसानों की सेवा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश में गरीबी बहुत है और गरीबी की मूल वजह खेती बाड़ी, किसान है, सबसे बड़ी आबादी किसानों की है। और गरीब किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ये मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है। तो मैं सब कुछ छोड़ के सोचता हूँ कि खेती में जो उत्पादन हो रहा है उसके अनुरूप किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलती। ये आप अच्छे समझते हैं, कीमत नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे एग्रीकल्चर रिसर्च करियर का क्या मतलब, इसमें प्रोडक्शन में बहुत हाई करके दिखा दूँ। टिश्यू कल्चर केला उस समय नया नया चालू हुआ था, उत्पादन बढ़ा भी दूँ तो क्या मतलब, रेट तो मिलता नहीं किसानों को। तो किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि किसानों की सेवा की जाए, उनको सक्षम बनाया जाए आर्थिक रूप से। उन्होंने कहा बेटा गरीबी देश की समस्या नहीं है, गरीबी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि इस देश में लोगों के पास समाधान उपलब्ध नहीं है। समस्या है तो समाधान है, और समाधान जिसके पास है उसके पास कोई समस्या नहीं है। अब ऐसी भाषा मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी, मैं साफ साफ कहूँगा। मुझे लगता था समस्या सबसे बड़ी तो गरीबी है। वो कहते हैं बेटा समाधान नहीं है इसलिए समस्या है। मैं आपको बताऊँ वो बात मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी और कई वर्षों तक नहीं पड़ी। शिविर कर लिया, शिविर के लिए रण सिंह भैया का ही प्रस्ताव था कि आप लोग बस्तर में जो काम कर रहे हैं, उस समय किसानों की सेवा के लिए बहुत बड़ा कृषि क्रांति यज्ञ 1000 एकड़ में चना लगवा दिए थे धान के बाद। और वो बस्तर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना भी घटी थी कि एक साथ 32 गाँव में चना लगा था। लेकिन जो
चना लगा और उसमें जो कुछ प्रक्रिया लगी उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस ये कहना चाहूँगा उससे हमको हताशा मिली। किसानों का जवाब ये था, हमको लगा हम आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं, उनका जवाब था कि हम तो अच्छा खासा महुआ बिनने का सीज़न था, तुमने हमको चने के खेत में लगा दिया। जनवरी फरवरी में महुआ बिनते हैं और तुम चने के खेत में हमको उतार। उन्होंने शिकायत की हमसे, वो सुनने को तैयार, जो किसान हमको हजारों की तादाद सुनने आते थे उनने सुनने से मना कर दिया हमको। तो वो एक हताशा आई कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो दूसरा दौर आया, तीसरा दौर आया, अंततः कुछ बात समझ में आई और लगा नहीं समाधान ज़रूरी है। तो फिर अभ्युदय संस्थान इसको लेकर एक शिविर हुआ 1998 में, 97 में। सत्य जी जो रण सिंह भैया जी हमको मिलवाए सत्य जी से, तो सत्य जी ने हम सबको शिविर किया। हम 22 लोग एक साथ शिविर किए थे और उस परिचय शिविर में ये बात समझ में आई कि वाकई समाधान जरूरी है। और वो बात जब समझ में आई तो लगा अब सारा काम बंद किया जाए और अब हम अपने समाधान के लिए कुछ प्रयास करें। और उस कोशिश में हम लोगों ने तय किया, अब हम सब मित्र हो चुके थे, हम 5-7 मित्र, हमने सोचा नहीं अब इस जीवन विद्या नाम की वस्तु को हम अपने जीने में लाएंगे, समाधान को अब हम प्रमाणित करेंगे, ये भाव आया। और उस भाव से फिर हम सब ने मिल के 10-12 साथी हुए हम लोग, जिसके पास जितना था, जिसके पास जितना पैसा था उसने लगाया और इस अभ्युदय संस्थान के लिए 17 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। 1999 में रजिस्ट्री हुई ज़मीन की, 2000 में रगड़ के काम हुआ यहाँ पे। ये सारे जो खेत आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे, तालाब डबरी थी, सामने जहाँ आप लोग ठहरे वहाँ जंगल था नीलगिरी का 5 एकड़ में। वो सारे पेड़ को कटवा के उखाड़ के समतल करके 1 साल का समय लगा और 2001 में अभ्युदय संस्थान स्थापित हो गया। और तब से मन में ये विचार था कि समाधान को ही सामने लाना है, सामने रखना है। तो उस दौर में सोम भाई ने फिर एक जिम्मेदारी ली जीवन विद्या शिविर कराने की और पूरे देश भर में शिविर लेने का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज 20 वर्षों से मुझे लगता है सोम भाई अकेले आदमी होंगे, हैं ही भी अकेले, जिन्होंने कम से कम 1000 शिविर तो ले लिया मुझे लगता है। पिछले 20 वर्षों का अगर मैं हिसाब लगा के देखूं तो कभी 25 शिविर एक साल में, कभी 30 शिविर, कभी तो महीने में 3-3 शिविर कर लेते हैं वो। अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस ढंग से जीवन विद्या शिविर को यानी अपनी ज़िंदगी का अंग बनाया है वो अद्भुत है और उन शिविरों का परिणाम देख रहे हैं। तो इधर रण सिंह भैया ने शुरुआत की, पहला संस्थान बना जीवन विद्या पे आधारित जीवन विद्या प्रतिष्ठान बिजनौर में, और बिजनौर में जो पहला बीज डला अब वो ऐसा फैला, अभ्युदय संस्थान आया, फिर कानपुर का संस्थान, फिर एक एक करके आज लगभग 20 संस्थान पूरे देश में मध्यस्थ दर्शन को लेकर स्थापित हैं। इन सब का एक ही लक्ष्य है, समाधानित हर एक व्यक्ति को करना। और समाधान होगा तो शिक्षा की रोशनी में ही होगा, और शिक्षा की रोशनी में होगा तो उसके लिए शिक्षा का कार्यक्रम चलेगा। शिक्षा के कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम हम करते हैं 7 दिन का परिचय शिविर। आजकल 1 दिन का करते हैं, सब लोग के साथ कर रहे हैं। 1 दिन का शिविर करते हैं, फिर 7 दिन का परिचय शिविर करते हैं। इन शिविरों की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सोम भैया का शिविर है रायपुर में। आप सारे साथी सादर आमंत्रित हैं। 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर में शिविर होगा। आप लोग सुनिएगा उसमें क्या बातें होती हैं। आज हम सारे लोग जो उपस्थित हैं यहाँ पर, आज इस अभ्युदय संस्थान के परिसर में जितने परिवार, करीब 25 परिवार आसपास में रहते हैं, इन सब ने निर्णय पूर्वक, वही निर्णय मैं बात कर रहा हूँ जो टर्निंग पॉइंट लाइफ का है कि अब क्या। तो चाहे जगदेव भैया कहूँ, कहाँ के जगू भैया, जगदेव भैया, इन्होंने एक फैसला लिया अब यहीं आके रहना है, अपना व्यवसाय एक तरफ, बोले नहीं अब हम खेती गौशाला करते हुए रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं। आप लोग से मैं आग्रह करूँगा समय मिले तो ज़रूर जाके देखिएगा। उत्सव परिसर में जाइए, 4 परिवार एक साथ रहते हैं। हिंगना में 7 परिवार एक साथ रहे, अलग अलग केंद्र बनाकर 7 परिवार हैं। टोटल 25 परिवारों का समूह है अभ्युदय संस्थान, जो अभ्युदय केंद्र बना के हम लोग रह रहे हैं। सबसे मिलिएगा, सबकी कहानी अलग अलग है, सबकी ज़िंदगी का फैसला अलग है, सब में एक चीज़ की एक रूपता है। सब ने सोच विचार कर निर्णय लिया अब क्या, तो अब कोई स्थायी काम करना। स्थायी काम का मतलब क्या, वो
जो मैं रहूं चाहे ना रहूं निरंतरता के साथ बना रहे। समझदारी की परंपरा बन जाए, ये हम सबकी चाहत है। हर बच्चा समझदार हो जाए, हर समस्या का समाधान करने में सफल हो जाए, ये हमारी चाहत है। यही स्थायी फैसला हमने लिया और आज हम आपके साथ में हैं। मैंने काफ़ी समय ले लिया, मैं अपनी बात को यहीं पे पूरी करता हूँ और आग्रह करूँगा कि अब जीवन विद्या क्या है इसके बारे में बहुत सुंदर शब्दों में साधन भी अपनी बातों को रखते हैं, तो साधन में हम सुनते हैं। साधन भाई से पहले थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड की बात करूँगा कि इस शिविर में जो स्वास्थ्य का शिविर है उसमें मूल बात ये है कि अभी लोग अपने किसी रोग से बीमारी से पीड़ित हैं, उससे निजात मिल जाती है, घर जाके फिर उसी तरह फंस जाएं। तो यदि उनको ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है, क्यों जीना, कैसे जीना, वो बात पकड़ में आ जाती है। केवल जिंदा रहने में हम शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते, फिर तो भोग में ही जाते हैं। इस शरीर का सदुपयोग क्या करना है, यदि कोई बड़ा लक्ष्य समझ में आ जाता है, कोई मूल बात समझ में आ जाती है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में एक नई दिशा मिलती है। तो उसके लिए हम इस स्वास्थ्य शिविर में भी विद्या की मूल बात को रखने की कोशिश करते हैं, या ये आग्रह करते हैं भाई असली शिविर तो वो है, तुम पहले यहाँ गए पर एक बार कुछ ज़िंदगी में इसको सफल करना है, स्थिर करना है, तो जीवन विद्या का शिविर करें। वहाँ जाके कुछ बड़े सवालों के उत्तर मिलेंगे और आप शरीर का सदुपयोग कर पाएंगे। एक पक्ष तो वो। दूसरा पक्ष ये है कि जो स्वास्थ्य का जो आधार है वो मन स्वस्थता है, और हमारा सारा ध्यान शरीर की स्वस्थता पर है। ध्यान तो शरीर की स्वस्थता पर भी नहीं, शरीर में रोग है उससे तंग है, स्वस्थता पे ध्यान नहीं है। बीमारी पे बीमारी से पीड़ित है, झंझट है शरीर के, स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं है। तो हमारा मन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। तो मन कैसे स्वस्थ हो, आज हमने बिंदु ये रखा था। संयोग से आपका और हमारा दोनों बिंदु मिल गए, तो मैं साधन भाई से दोनों बात का आग्रह करूँगा, विद्या की बात भी रखेंगे और थोड़ा सा वो मन स्वस्थता को भी थोड़ा छुएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को नमस्ते। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुझे बोलना है वो संकेत भैया ने बोल ही दिया है। मेरे पास मटेरियल बहुत कम होता है और ऐसा लगता है कि यदि बोलना है तो फिर 2-4 सप्ताह का समय मिले तब हम बोलेंगे। तो जैसे संकेत भैया ने बोला कि हम लोगों के मन में कुछ प्रश्न आया कि ये जो ज़िंदगी है वो बढ़िया नहीं है, इसमें हमारे उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो इस विधि से हम कुछ जी के देखें। तो जीने का यदि हम ढंग को देखते हैं कि सब जगह एक ही प्रकार की ज़िंदगी है। बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ दिनों के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर चलते हैं, फिर कुछ दिन मनमानी करते हैं, फिर उनका शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे पल जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये क्रम चलते रहता है और ये क्रम चलता है हर जगह। भारत में भी चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, चीन में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, जो एकदम मॉडर्न समाज है वहाँ चल रहा है, और जो बिल्कुल आदिवासी हैं या बिल्कुल जिनको कुछ भी पता नहीं है वैसे लोग भी वैसे ही जी रहे हैं। तो जीने का ढंग तो बिल्कुल यही है, लेकिन ये जो जीने का ढंग है इसके बारे में हमको कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। न स्कूल में पढ़ाया जाता है, न कॉलेज में पढ़ाया जाता है, न घरों में पढ़ाया जाता है। और हमारे देश में, हमारा देश कई लोग कहते हैं कि विश्वगुरु है, भगवान जाने है कि नहीं है, अभी तक तो हालत ख़राब है। और हम लोगों ने ऐसा आदत बना लिया है, इस देश में ऐसा माना गया कि ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उसको बहुत बड़ा माना गया है। पूरी दुनिया में 3 क्लास होते थे, एक रूलर क्लास होता था या वॉरियर क्लास होता था कहते हैं, दूसरा बिजनेस क्लास होता था, तीसरा लेबर क्लास होता था। 3 क्लास होते थे। हमारे देश में 4 क्लास होते थे। एक पढ़ने पढ़ाने वाला को भी हमारे देश में रिकॉग्नाइज़ किया था, उसको एक अलग प्रकार का क्लास बोला गया और उनकी बड़ी इज्जत की गई और वो भी अपनी खूब इज्जत किए।
आप मेरे नाम के सामने भी देखिए एक आचार्य लगा दिए, तो हम बताते हैं कि हम वैसे ही क्लास से हैं। तो ये ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ है बोला गया, लेकिन हम पढ़ाते क्या हैं? मुझे लगता है कि ये जो ज़िंदगी है इसके बारे में हमारे ज्ञान में नहीं पढ़ाया जाता। न स्कूल कॉलेज में जो मॉडर्न एजुकेशन है इसमें भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे घर में जो लोग ज्ञानी कहलाते हैं वो भी नहीं पढ़ाते। भारत के 6 दर्शन है बहुत फेमस हैं, षट दर्शन कहते हैं। इसके अलावा वैसे ही जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन फेमस है। 8 दर्शन इस धरती ने, भारत भूमि ने दिया है। और एक और दर्शन है जिसको भोगवाद का जो चरम है, भौतिकवाद का जो चरम है, चारवाक दर्शन, कुछ लोग उसको भी दर्शन मानते हैं, वो भी इस देश ने दिया है। तो इस देश में 9 दर्शन आए हैं और आखिरी दर्शन आए हुए मुझे लगता है कि 2500 साल हो गए हैं। बुद्ध को शायद आखिरी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पाणिनि पतंजलि वाला आखिरी दर्शन है, योग दर्शन। जो भी हो 2500 वर्ष हो गए, फिर कोई नया दर्शन आया नहीं। ये इतने वर्ष हम लोग प्रयास कर लिए। इन 8-9 दर्शन में परिवार के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक लाइन नहीं है परिवार के बारे में। तो आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, रोटी कपड़ा कमाता है, मर जाता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात लगती है। और इन दर्शनों के पीछे जो ताकत है उसका नाम है वेद। वेद उसका आधार है। वेद ने जरूर परिवार के बारे में बात किया है। एक गृहस्थाश्रम नाम की बात किया है। 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम भी एक बहुत टेम्परेरी फेज है, 25 से 50 वर्ष तक जिएगा, वो गृहस्थ आश्रम है। तो बच्चा 7-8 साल तक माँ के गोद में रहता है। इसके बाद उसको गुरुजी के पास पढ़ने भेज देते हैं। गुरुजी पहला वाक्य जो पढ़ाते हैं कि 4 आश्रम होते हैं और तुमको 25 साल घर में यहाँ रहना है, 25 साल के बाद 25 साल घर में, फिर जंगल में। वानप्रस्थ माने वन में प्रस्थान करना, और बुढ़ापा भी वहीं रहना है, घनघोर जंगल में। तो पहला लाइन यही पढ़ाते हैं कि घर को छोड़ना है। इसको हम ज्ञान बोलते हैं। तो वेद में जरूर परिवार की बात किया, पर उसको एक बहुत टेम्परेरी फेज माना गया, और बाकी 6 दर्शन में उसको नहीं माना गया। जो 4 पुरुषार्थ वेद ने बताए हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, लेकिन हमारे जो 6 दर्शन है, बल्कि और दोनों जो बौद्ध और जैन, 8 ने एक स्वर से कहा है मोक्ष ही लक्ष्य है, और मोक्ष के लिए उन्होंने कार्यक्रम बताए, बाकी तीनों को छोड़ दिया। कोई नियम कानून कायदा वहाँ पर बताने की कोशिश नहीं किया। समाज कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, उसके लिए जो विधि क्या होगा या जो आर्थिक जो नीतियाँ क्या होगी, कोई दर्शन में कुछ नहीं लिखा है। बल्कि वेद जैसी चीज़ों में कुछ तो लिखा था। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि परिवार में जीना हमारा रोज रोज का काम है। न तो मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, न तो पुरातन एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, कहीं उसका नामो निशान नहीं है। तो एक नया दर्शन है जो कहता है कि परिवार व्यवस्था में जीना ही मानव का लक्ष्य है। इस दर्शन का नाम है मध्यस्थ दर्शन, जिसको हम लोग उसका जो प्रारंभिक जो भाग है उसको जीवन विद्या के रूप में लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। छोटा सा एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, ऐसे छोटे शिविर करते हैं। तो परिवार क्या है वो समझना पड़ेगा। तो हम उसमें जीते हैं, हम कहेंगे हम समझते नहीं है क्या? लोगों को बड़ी पीड़ा होती, क्या हम परिवार नहीं समझते? अरे हमको समझाओगे यार, हम तो जी के बुढ़े हो गए। जी के बुढ़े नहीं हुए, जी नहीं पाए उससे बुढ़े हो गए, उससे पीड़ित हो गए, उससे थक गए। तो परिवार क्या है, क्यों है, कैसा है, उसको देखने की, समझने की एक विधि है, और उसी के आधार पर पूरी शिक्षा को फ्रेम करने की ज़रूरत है, जो अभी नहीं किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा भाग ये है। तो मध्यस्थ दर्शन में उसकी अच्छे से वर्णन किया गया है, उसको समझाया गया है। और हम लोग वैसे, संकेत भैया ने बहुत प्रशंसा की है, हम लोग पढ़ लिख लिए। मेरे ख्याल से हम लोग जो टेक्निकल एजुकेशन पढ़े, हम कुछ पढ़ते नहीं हैं, लोहा लक्कड़ी पढ़ते हैं। हमको ज़्यादा समझ होती नहीं है, पर उस समय शायद नौकरी जल्दी मिल जाती थी, ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भाव मिल गया था।
हमको वैसे ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। तो इस प्रकार जो हम ये पढ़ लिए, सीख लिए और हम समझ गए, हमको कुछ आया नहीं, लेकिन इतना हमको समझ में आ गया था कि कोई चीज़ लॉजिकल होती है और उससे चीज़ें समझ में आती हैं। और लॉजिकल और जिसको हम ऑब्जेक्टिव स्टडी कहते थे, जो टेक्निकल इसमें हम ज़्यादा ये करते थे, तो इस दर्शन को सुनते समय ऐसा लगा कि जैसा हम टेक्नोलॉजी पढ़ते थे या जो हम जो साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ते थे, उस तरह से ये पूरा दर्शन लिखा गया है। तो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इस तरीके से कैसे इसको लिखा गया, इतना लॉजिकल कैसे हो सकता है, समाज के नियम और व्यवहार के नियम। तो उसमें हम बहुत रोमांचित हुए और हम लोगों ने उसको समझने के लिए समय भी लगा, जीने के लिए थोड़ी भी कोशिश भी की है। और मेरा तो बहुत सौभाग्य हुआ कि मैं उनके पास में रहा, बिल्कुल बाजू में रहा, 22 वर्ष तक उनके साथ रहा, जब तक उनका शरीर रहा तब तक उनके पास रहा। तो उन्होंने वो घोषणा की कि मेरे पास ये 700 करोड़ लोगों के प्रश्नों का उत्तर है और इसको आप पूछ सकते हो, जांच सकते हो। तो हमने भरसक प्रयास किया जांचने का, जितनी भी हमारी खोपड़ी लगती थी हमने लगाया। तो उसमें हम बहुत तृप्त हुए और आज ऐसा लगता है कि उस जीवन शैली को हम अपनाएं भी और उसको लॉजिकल विधि से शिक्षा में लाएं। तो इतनी बात मुझे समझ में आती है। तो बाकी की जिम्मेदारी मैं रण सिंह भैया को सौंपता हूँ। नमस्ते। साधन भाई को तो 7 दिन चाहिए ठीक से। जब हम स्वास्थ्य के शिविर करते हैं तो हम इस बात पर वो नहीं क्या तो हम इस बात की चर्चा करते हैं हम चाहते क्या हैं। सात दिन के शिविरों में जो 7 दिन नहीं 10 दिन के जो शिविर हैं स्वास्थ्य के, तो 10 दिन के स्वास्थ्य शिविर में हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारी चाहना क्या है। फिर इस बात की भी चर्चा करते हैं हमारी आवश्यकता क्या है। तो सामान्य रूप से जो हेल्थ कैम्प में लोग आते हैं वो इस पर थोड़ा बहुत कुछ बता पाएँ अपनी चाहना को लेके। कई लोग बोलते हैं भाई चाहना का बताएगा फ़ायदा क्या, चाहना किसी की पूरी नहीं होती, ये तो बदलती रहती हैं। तो चाहना पे बहुत ज़्यादा लोग बता नहीं पाते। तो फिर हम कहते हैं अच्छा ऐसा बताओ जिसको हम नहीं चाहते वो बताओ। तो उसमें लोग वहाँ ज़्यादातर स्वास्थ्य शिविर में आते हैं, बीमार और कष्ट दर्द वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं भाई हम बीमारी नहीं चाहते। इतना तो लोग बोलते हैं कि हम बीमारी नहीं चाहते। फिर दूसरे लोग बात बोलते हैं भाई घर में कढ़े नहीं चाहते। तो 2-3 बात बता के फिर चुप हो जाओ। तो फिर उनसे निकलवाते हैं, उनको अवसर दें तो लोग निकाल लेते हैं। चाहना को बता देते हैं, ना चाहना को बता देते हैं। तो एक घटना घटती है कि ना चाहना की लिस्ट बनती है। तो कुछ वो बोल देते हैं जब वहाँ रुक जाए, फिर कुछ 2-4 बात हम याद दिला दें। तो ये बात पकड़ में आई कि ना चाहना की एक लिस्ट बन गई। फिर ना चाहना में हम भी पूछते हैं भाई, अब ध्यान देना मन का, भाई सतर्क होकर उत्तर देना। एक एक ना चाहना का नाम लेते हैं। इसको कोई चाहता है क्या? पता लगा कोई नहीं चाहता। जैसे उदाहरण के लिए दुख कोई चाहता है क्या? इस शिविर में बताओ भाई, कोई है क्या? बीमारी कोई चाहता है क्या? गरीबी कोई चाहता है क्या? विश्वासघात धोखा कोई चाहता है क्या? अपमान कोई चाहता है क्या? कोई है जो चाहता हो? तो इसका मतलब हमारी सबकी ना चाहनाएं क्या हुई? समान हुई। अर्थात आप हमारी सबकी ना चाहनाएं क्या हुई? समान। तो ना चाहना के स्तर पर हम सब समान हैं। एक बात ये तय हो जाती है। फिर हम अता पता लग गया। अब मगर चाहना बताओ। शुरू में चाहना से शुरू करते हैं। चाहना में जब बात अटक जाती है ना चाहना पे आते हैं। फिर ना चाहना की लिस्ट को फाइनल कर लेते हैं और फिर चाहना पे जाते हैं।
तो लोग को आता पता लग गया, तो फिर लोग बोलने लगते हैं हम सुख चाहते हैं, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, हम घर में मतलब धन दौलत चाहते हैं, है ना, हम सम्मान चाहते हैं, नाम चाहते हैं, पहचान चाहते हैं। तो धीरे धीरे उसकी लिस्ट बढ़ने लगती है। तो पूछता हूँ भाई इसमें कोई कोई चाह, सब चाह, तो पता लगा हर व्यक्ति चाहता है। तो चाहना में पता लगा हमारी सबकी चाहना भी क्या है, वो समान है। जब ध्यान नहीं जाता था तो पता नहीं लगता, पर जब ध्यान चला जाता है, छू जाती है बात, तो ना चाहना भी हमारी समान और चाहना भी हमारी समान। तो इस एक्सरसाइज में हमको, चूँकि समय कम है इसलिए मैं उनको उसकी रपट दे दी मैंने, उस चर्चा, उस संवाद की रपट ये बताई। फिर हम जाते हैं भाई हमारी आवश्यकता क्या है। तो ज़्यादातर जो लोग आवश्यकता हैं वो दोनों मिलजुल के बताते रहते हैं। तो हम उसमें एक लिस्ट लगवाते हैं, भाई निशान लगाओ, जो आवश्यकता नापतोल है, जिसकी लिमिट है, सीमा है, उसको पहचानो, उसकी लिस्ट अलग कराते हैं। और फिर जिस आवश्यकता में कोई नाप तोल नहीं, भार नहीं, उसकी लिस्ट करेंगे। तो ये दो कैटेगरी करी। तो दो कैटेगरी में पूछता हूँ ये किसकी आवश्यकता, तो जहाँ नाप तोल है, सीमा है, लिमिट है, भार है, इनर्शिया है, वो लोग बोलते हैं शरीर की ज़रूरत है। और जो सुख है, शांति है, संतोष है, तृप्ति है, प्रसन्नता है, उत्साह है, आनंद है ना, प्रेम है, विश्वास है, सम्मान है, ये जो सारे जो भाव सूचक शब्द हैं, ये पता लगा ये भी मेरी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, कोई बोलता है मन की ज़रूरत है, कोई बोलता है आत्मा की ज़रूरत है, कोई बोलता है बुद्धि की ज़रूरत है, वो चर्चा चलती है। तो मैंने कहा भाई किसी की ज़रूरत तो है, आपकी ज़रूरत है कि नहीं ये बताओ, वो बाद में नामकरण कर लेंगे। तो ये भी ज़रूरत मनुष्य की है। तो दो चीज़ का पता लगा, एक मेरे तन की आवश्यकता और एक मेरे मन की आवश्यकता। आम भाषा में ये तय हुआ कि ये मेरे मन की आवश्यकता है, मेरे तन की आवश्यकता। तो इस दर्शन से बात निकल के दोनों चाहिए, साथ साथ चाहिए, तन की आवश्यकता भी पूरी हो और मन की आवश्यकता भी पूरी हो। फिर आजकल ये चर्चा होती है कि बेसिक तो नीड ये है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक है। बाबा ये बेसिक भी है, ये भी सम्मान के साथ चाहिए। ये जो रोटी कपड़ा जिसको हम बेसिक कह रहे हैं ना, ये भी सम्मान के साथ चाहिए। रोटी यदि अपमान के साथ मिले तो भारी पड़ती है, खाई नहीं जाती, मजबूरी हो सकता है, अलग बात हो किसी को। कई घर में आजकल बातचीत होती है, बुजुर्ग कहते हैं अब चिंता छोड़ो, 2 रोटी आराम से खाओ और मौज करो। बाबा उसको लगता है 2 रोटी बस पशु थोड़ा उसमें पेट भर जाए उसको लगता है इसकी कदर नहीं, उसकी सुनी नहीं जाती, वो परेशान रहता है। तो 2 रोटी भी खाई जाए, इज्जत के साथ मिले, लेकिन उसकी भावना की भी कदर हो, उसके विचार को भी सुना जाए, ये भी उसकी आवश्यकता लगती है। तो सार रूप में बात पकड़ में आती है कि हम मनुष्यों की 2 तरह की आवश्यकता है और दोनों चाहिए, साथ साथ चाहिए। एक आवश्यकता सीमित है, एक निरंतर है। तो निरंतर वाली बात पे यदि हमारा ध्यान चला जा तो हम फिर फैलने लगते हैं और धीरे धीरे पता लगा ये अपने पराये की दीवार टूटने लगती है और सभी अपने हैं, ये बात समझ में आ जाती है। तो मुझको तो 2 बात बहुत मोटे से तरह पकड़ में आई हैं। यदि आज हम किसी भी ढंग से समाज के बीच में 2 घंटे की चर्चा में, 4 घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की, थोड़ा मनुष्यों की आवश्यकता क्या है इस पर भी कुछ ध्यान आकर्षण करा दें, ठीक से उसकी चाहनाएं क्या है उसको ध्यान आकर्षण करा दें, उसकी ना चाहनाएं क्या है इसको ध्यान आकर्षण करा दें, और कायनात का, इस प्रकृति का अस्तित्व का थोड़ा सा मोटा मोटा सा जिक्र कर दें, तो मुझे लगता है उसमें से एक बहुत सुखद संभावना दिखती है, निकल कर आएगी। ये बात ठीक है जब हम कहते हैं सुख, हम सब सुख चाहते हैं तो जो लोग आम आदमी जिसे सुख बोलते हैं और जिसको हम सुख बोलते हैं वो अलग चीज़ है। परंपरा में जिसको आनंद कहा है शायद, उसको जीवन विद्या में सुख कह रहे हैं। आम आदमी खाने को, पीने को, कपड़े लत्ते को, घोड़े गाड़ी को, इसको सुख कह रहा है। इसको कुछ सुख कहना चाहे तो इसको हम क्षणिक सुख कह रहे हैं या छोटा सुख कह रहे हैं। तो एक छोटा सुख चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए, वो शरीर के संदर्भ में, उसका भी महत्व है। ठीक। तो भोजन का जो सुख है, खाने पीने में जो सुख लगता है, तो प्रिय का क्षेत्र को देखा तो इस तरह से सारी दृष्टियों को लेकर आ जाते हैं। ये प्रिय की दृष्टि है, तो प्रिय की दृष्टि में तो सभी सक्रिय हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं हम मनुष्यों में। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को जो जो स्वीकार है वो उसका नाम है प्रिय। इसमें भेद हो सकता है, हो सके आपको कुछ अलग स्वीकार हो, मुझे कुछ अलग स्वीकार हो एक समय पे, ये भेद हो सकता है। किसी को मीठा पसंद हो, किसी को खट्टा नमकीन पसंद हो, है ना,
या किसी को मीठा खट्टा नमकीन दोनों पसंद हो, ये भेद हो सकता है, पर ये रुचि बदलती रहती हैं। अभी इस 10-15 साल की आयु में कोई चीज़ पसंद है, कुछ आयु के बाद दूसरी चीज़ पसंद हो जाएगी। तो जो चीज़ मेरी पसंद है, स्वीकार है, उसको हम प्रिय कह रहे हैं। तो ये प्रिय का क्षेत्र कहाँ तक फैला? जीभ के स्तर पर प्रिय है, गंध के स्तर पर प्रिय है, रूप के स्तर पर प्रिय है, शब्द के स्तर पर प्रिय है, स्पर्श के स्तर पर प्रिय है। तो हम प्रिय की आपत्ति नहीं कर रहे हैं, प्रिय का विरोध नहीं, पर इस प्रिय का कोई पर्पज है ना। इस प्रिय को जैसा मान लो भोजन प्रिय लगता है, तो पर वो हितकारी भी हो, इतना और जोड़ रहे हम। प्रिय का विरोध नहीं कर रहे, प्रिय कैसा हो, वो हितकारी हो। फिर हित का मतलब स्वास्थ्य के लिए संदर्भ में ठीक है, पर हम चूंकि परिवार में हैं तो प्रिय के साथ हम ये भी ध्यान दें, भाई रिश्तों में न्याय का भी ध्यान रखें। अर्थात ये जो हम खाना पीना करें, दूसरे का भी ख्याल हो, संबंधी का भी ख्याल हो। तो रिश्तों में जो संबंध हैं, उन संबंध में रिश्तों का ख्याल रखना, माने संबंध का ख्याल रखना, उसी को हम दूसरी भाषा में न्याय कह रहे हैं। तो न्याय का भी ध्यान दिलाया। फिर हमारी एक आवश्यकता और है, कुछ आवश्यकताएं मेरे मनुष्य की व्यक्ति की हैं, एक व्यक्ति की, और पता लगा वो आवश्यकता 5, हम नाम 4 कभी 5 शब्द बोल दें, लेकिन ये पूरी कहाँ होंगी? तो एक आवश्यकता है समाधान की, ज्ञान की, सच्चाई, अर्थात जो सच्चाई है उसकी ठीक ठीक समझ हो जाए। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करूँ क्या ना करूँ, इन सब सवालों के व्यवहारिक उत्तर मिल जाएं, सच्चे उत्तर मिल जाएं, और कुछ शाश्वत और यूनिवर्सल उत्तर मिल जाएं, ये आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता मेरी भौतिक शरीर की आवश्यकता है। पता लगा शरीर की आवश्यकता तो परिवार में पूरी होगी, अकेले पूरी नहीं कर पाएंगे हम। फिर परिवार की भी कुछ आवश्यकता है, तो वो समाज से पूरी होगी। तो कुछ आवश्यकता एक व्यक्ति की है, वो समाज से पूरी हो रही, परिवार में पूरी हो रही। फिर कुछ आवश्यकता परिवार की हैं। तो निवेदन का एक पूरा चक्र वो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई दिखती है। तो हम ये कोशिश करते हैं, एक व्यक्ति की आवश्यकता और मेरे परिवार की आवश्यकता, और एक गांव में जहाँ रह रहे, जिस कॉलोनी में हम रह रहे, हर मनुष्यों की जो आवश्यकता है उसको पहचाना। अर्थात सभी मनुष्यों की आवश्यकता उसको पहचानेंगे। एक फिर ध्यान गया, अरे मनुष्य के अलावा जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की भी कुछ आवश्यकता है, उसको भी पहचाना। तो हर मनुष्य की जो आवश्यकता है वो, और सभी मनुष्य के अलावा पशु पक्षी की जो भी, पेड़ पौधों की जो आवश्यकता है वो, इन दोनों को मिला के हमने कहा व्यवस्था। अर्थात जैसे मान लो शिक्षा का ऐसा इंजाम हो, मैं अकेला तो स्कूल नहीं खोल सकता, पर सचमुच में शिक्षा को ऐसा केंद्र हो जहाँ शिक्षा के लिए में सही समझ बच्चों को मिल जाए, जिंदगी का मकसद मिल जाए, अपनी विद्या का अध्ययन, ज्ञान का अध्ययन हो जाए वो। तो ये सामाजिक काम था परंपरा, भारतीय परंपरा में। इसी काम को व्यवस्था के, तो हमारी दृष्टि में परिवार को, जो साधन भाई ने जिक्र किया, इस दर्शन में परिवार व्यवस्था की मूल इकाई समझ में आया। जिस तरह शरीर की इस पूरे यदि देखेंगे तो विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो एटम है, जो परमाणु है, वो पदार्थ की मूल इकाई है। आजकल हम बोसोन तक चले गए, पर बोसोन को देखेंगे वो हमारी पकड़ में नहीं आता। जहाँ व्यवस्था को दिखती है, अरेंजमेंट दिखता है, कोई ऑर्डर दिखता है, वो परमाणु में दिखता है। तो पदार्थ की इकाई परमाणु हुआ, ऐसे ही पेड़ पौधों की इकाई को हम लोगों ने सेल कहा, कोशिका कहा, प्लांट सेल कहा। फिर पशु पक्षियों की इकाई को देखने गए, मूल इकाई, तो उसको हमने प्राण कोशिका कहा, जीव कोशिका कहा। तो व्यवस्था को देखते देखते हम आगे बढ़े, तो हम सार रूप में पता लगा कि मनुष्यों में, जो मानव में जो व्यवस्था की मूल इकाई है, वो परिवार है। तो परिवार को समझने गए तो बहुत विशद वर्णन मिला, एक बहुत अद्भुत। एक परिवार को भी बहुत लोग झंझट मानते हैं, आजकल परिवार में बहुत झंझट खड़े हो रहे। अभी दरअसल में जो परिवार है, उसका आधार जिंदा रहने तक बना, शरीर बना रहे अभी तक परिवार वहीं तक देखा गया। 3 स्थिति दिखती है अभी, मेरा शरीर बना रहे, गाड़ी चल रही, शरीर ठीक ठाक रहे, सरकार इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। कोई भी सरकार, जो अच्छी भी सरकार होगी, वो जिंदा रहने में सहयोग कर सकती है। अभी तो सरकार के हाथ से ये बात भी निकल गई कि सरकार अब जिंदा रहने में भी सहयोग ही नहीं दे पा रही। जो अंतर्राष्ट्रीय जो अभी जो हैं ताकतें, जो जिनको हम कॉरपोरेट बिजनेस हाउस कहने लगे, अब बात उनके हाथ में ज़्यादा चली गई, सरकार के बड़े निर्णय को प्रभावित कर रही है। तो जिंदा रहने का काम सरकार और बाजार के हाथ से निकल गया, वो कर नहीं सकते पूरा। वो
जिस ढंग से बाजार चल रहा है और जिस ढंग से सरकार चल रही है, जो दुनिया की चुनौतियां हैं, नहीं ये काम कर सकती वो। तो 3 आदमी की अभी 3 स्थिति मुझको दिखती हैं। जिंदा रहना अर्थात शरीर को बनाए रखना अपने और अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार के जनों के। दूसरा जीना अर्थात ठीक ठाक जी रहे, मस्ती है, कारोबार ठीक चल रहा, सेहत ठीक ठाक है, तालमेल है, ऐसा कहेंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं जीना। और एक उत्सव पूर्वक जीना, निरंतर सुख के साथ जीना, तृप्ति के साथ जीना, प्रसन्नता उत्साह के साथ जीना, उसको हम उत्सव पूर्वक जीना कह रहे हैं। तो उत्सव पूर्वक जीने की कुछ हमें घटनाएं, वो संकेत मिले हैं, कुछ इस हम लोग के साथ मित्र मंडली में उसके कुछ एविडेंस मिले हैं, गवाहियाँ मिली हैं, जिसके बल पे हम निरंतर जीने की संभावना देख रहे हैं। तो हम लोग को सार बात यहाँ पकड़ में आई कि नियति का एक लक्ष्य है। ये जो पूरी कायनात है, जिसको हम अस्तित्व और अस्तित्व में हम सहअस्तित्व के रूप में उसको देख पा रहे हैं, तो सहअस्तित्व और अस्तित्व को जब देखते हैं, वो पूरा लंबा चैप्टर है, उसका यहाँ चर्चा करूँगा, शायद ज़्यादा हो जाएगा अभी सत्र में, इतना ही कहेंगे। उसको जब समझते हैं तो हमको एक व्यवस्था दिखती है। उस व्यवस्था को जितना जितना हम पहचानने की कोशिश करते हैं, उत्सवित होते हैं, खुश होते हैं और तृप्ति का एहसास होता है। तो हम लोग को लगता है कि व्यवस्था की मूल इकाई हमको परिवार मिला। परिवार से फिर आगे एक्सटेंडेड फैमिली, जिसको हम कह रहे हैं, कुटुंब कह रहे हैं। कुटुंब के बाद फिर मोहल्ला है, आजकल कॉलोनी कह सकते हैं, वार्ड, उसको कॉलोनी नहीं वार्ड कह सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद पूरा ग्राम है या पूरा कॉलोनी है या नगर है, जो भी उसको देखे तो वहाँ हमारी क्या व्यवस्था होगी। तो एक व्यवस्था तो परिवार और समाज के दायरे में थी। दुर्भाग्य से सरकार ने परिवार समाज के काम भी छीन लिए। अपना काम तो कर नहीं पा रही है व्यवस्थाएं, और परिवार समाज के काम भी ले लिए। अब तो धार्मिक काम भी सरकारों ने ले लिए, दीपक जलवा रहे, घंटी बजवा रहे, वो भी सरकार ही करने लगी। आज की आवश्यकता है परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, परिवार समूह की क्या भूमिका है, गांव की क्या भूमिका है, सरकार की क्या भूमिका है, इस पर बातचीत होने की आवश्यकता है। और एक नई तरह की गुलामी में मानव जाति फंस चुकी है, उसका हमें अंदाजा नहीं अभी। आज पूरी दुनिया में डाटा को बहुत महत्व दे दिया, डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है, और डेटा के आधार पर दुनिया के जो प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं, उस डेटा की साइकोलॉजी कैसे, कुछ सवाल 10-15 सवाल लोग पूछ लेते हैं तो उनके पूरे मानसिकता का पता लगा लेते हैं वो। तो बाजार का जो अभी चालन है ना, वो किसी की स्वास्थ्य पर ध्यान दे के नहीं है। होश ही नहीं दिखता ना सरकार को ना बाजार को। लोग मरने लग रहे, सड़ने लग रहे, हम बड़ी बड़ी बात करें, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, जो मूल सवाल है उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। व्यक्ति की सेहत अच्छी हो, रिश्ते अच्छे हों, स्वास्थ्य अच्छा हो, ये आज का हमारा एजेंडा है क्या? न एजेंडा बाजार के पास है, ना सरकार के पास है। बातचीत के लिए होगा, बात बनाने के लिए होगा, कहने के लिए होगा, व्यवहार में नहीं दिखता। जितना खराब खाना बाजार में आ रहा है, दुर्भाग्य। मैं एक मोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, किसान परिवार हूँ, हम लोग उस पर काम करते हैं। गुड़, जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे अभी बाजार में बिना केमिकल का, बिना रंग का, बिना मसाले का गुड़ नहीं दिखता कहीं। वो थोड़े से लोग होंगे गिनती के 0.1% भी नहीं, जो ऑर्गेनिक वगैरह कुछ प्राकृतिक गुड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ भी मिला तो यहाँ भी गुड़ मिला तो वही केमिकल का, रंग का मिला, कि जब मीना भाभी बनाएगी तब गुड़ खाएंगे। अब नवंबर तो मतलब दिसंबर शुरू हो गया और गुड़ तो 2 महीने से चल रहा, 3 महीने से। और मीना जी कितना गुड़ बना देगी, कितना बड़ा परिवार रायपुर में है, तो मैं कहता सोचा ही नहीं जा रहा। और अभी जो टाइप 1 शुगर है, घंटी लगी, मैं अभी 2 मिनट इसको थोड़ा बांध पूरा कर दूँगा। अभी जो बहुत सारी बीमारी जो बच्चों में एक टाइप 1 शुगर बोलते हैं, जो जन्मजात होती है, अर्थात पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन ठीक से नहीं बन रही, जो शुगर को, ग्लूकोज को नहीं पचा पाता, तो उस पर इंसुलिन या शुगर की दवा पर जिंदा रहता है व्यक्ति। ख्याल रखें वो भी लंबा चल जा। लेकिन आजकल जो है ना 6-7 साल 8 साल के बच्चों में शुगर हो रही, टाइप 1 शुगर, वो जेनेटिक नहीं है, वो शुगर खान पान रहन सहन की वजह से आ रही है। बच्चों माँ बाप खेलने नहीं देते, काम भी नहीं करने देते, पानी का गिलास भी नहीं लाने देते, उठने देते उसको, और खाना पीना वो फास्ट फूड। और फास्ट फूड में कई हानिकारक केमिकल हैं, कहीं को सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इस पर चिंतन नहीं समाज की, ना समाज के बीच में है और ना सरकार में कहीं है। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आज हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये भी जिम्मेदारी लगती है कि हम गाँव से जुड़ें, किसानों से जुड़ें, समझाएं भाई हम तुम्हें अच्छा रेट देंगे। अभी जो हालत है ना,
आम कारीगर मजदूर की वो ठीक है, सिगरेट शराब पी लेगा, कुछ और ख़राब कर देगा, पर पशुवत ज़िंदगी जी रहा है। एक आदमी ईमानदारी से मेहनत करके 12 घंटे की ड्यूटी दे के भी 350 रुपये नहीं प्राप्त कर पा रहा। जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे, गुड़ के कारखानों में, क्रेशर में, कोल्लू में काम कर रहे, नहीं मिल रही मजदूरी। तो मेरा ये आग्रह है कि हम रिश्तों के आधार पर समाज को नहीं खड़ा कर पा रहे, तो हमें गांव से भी जुड़ना पड़ेगा, कारीगर से भी जुड़ना पड़ेगा, हमको स्वस्थ रहना है। और आज की चुनौती का मुकाबला पड़ना तो रिश्ते बढ़ाने पड़ेंगे। उनको इस तरह का इतना तो दाम तो दिया जाए वो जिंदा रह जाए। खेती के दाम जानबूझ के कम रखे गए जिससे महंगाई ना बढ़े और फिर ये राजकाज व्यवस्थाएं ठीक चलती रहें। जो काम सरकार का था वो सरकार उसको नहीं कर पा रही। भीख दे देगी, छूट दे देगी, सब्सिडी दे देगी, लेकिन जो उसका हक था वो देना था, किसान के मूल्य का वाजिब दाम देना था, या ऐसा कुछ व्यवस्था बनानी थी। तो पूरे नेस तो जिसको हम समाज कह रहे हैं, मुझे समाज नहीं दिखता, भीड़ में बदल गया। इन पिछले 30-40 सालों में हमने जो हमारे समुदाय थे, कोई समाज तब भी नहीं कहता था, समुदाय कहें, जाति वर्ग कहें, धर्म से जुड़े कहें, पर फिर भी मिलजुल कर तालमेल करके कुछ काम चला रहे थे अपना। वो आज वो काम कोलैप्स हो गया और हम भीड़ में बदल गए। तो इस भीड़ को कैसे सामाजिक करें, ये कार्यक्रम हम लोगों को लगता है, हम लोगों की अपनी कुछ भूमिका दिखती है उसमें, छोटा मोटा जो प्रयास कर रहे हैं उससे कुछ सफलताएं दिख रही हैं। तो मैं अगली चर्चा को कुछ आज के जो समाज के बड़े रोग हैं और जो कैसे हमारे बहुत नज़दीकी रिश्तों में ऐसी बीमारी पैदा हो रही हैं जो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे, तो बड़ी बड़ी बीमारी के कारण क्या हैं, और 1-2 बीमारी का मैं कुछ संदर्भ लेकर के जो संकेत भाई ने जिक्र किया, चूँकि सब हम समाज में के हिस्से हैं और बहुत सौ हमारे परिवार में, हम खुद भी बहुत सारी बीमारी से ग्रस्त हैं। घर में रह के बड़ी बड़ी बीमारियों का कैसे उपचार कर लें, 1-2 बीमारी का जिक्र करके संदर्भ लेकर, कुछ बड़ी बीमारियां हैं जो नज़दीकी रिश्तों की वजह से पैदा हो रही हैं। ये बैक पेन है ना, तो ये अस्थमा है, पार्किंसन है, कैंसर है। तो कैंसर के बहुत सारे कारण होंगे, पर कुछ और गहरे कारण मिले। पहले अभी तक हम जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, पता लगे जेनेटिक्स से आगे की बात है, और वो हमारे विचार और भाव कैसे वो महत्वपूर्ण है। तो विचार और भाव का क्या महत्व है, वो थोड़े जो मुद्दे भी आज के सत्र में संकेत भाई ने अपेक्षा की थी हम शेर साधन दोनों से, तो मैं कोशिश करूँगा अगले थोड़े सत्र में जब समय मिलेगा थोड़ी देर, तो आधा घंटे में, पौना घंटे में उसको रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी ब्रेक का टाइम है, तो हम आधा घंटा ब्रेक करेंगे। कुछ 2 तरह का ब्रेक है, जो मेहमान आए उनका अलग है, वो घालमेल ना हो जाए, है ना, और जो हमारे स्वास्थ्य प्रेमी हैं ना, जो स्वास्थ्य के साधक हैं, उनका अलग है ना। और शाम का फिर तय करेंगे शाम को, तो जिनको भूख अच्छी नहीं तो फिर वो कम कर दें आज, है ना। एक ही पैमाना, भूख नहीं तो हल्का कर लें। और तो शाम के कई विकल्प देंगे हम, है ना। एक विकल्प सूप सब्जी रहेगा, और किसी को लग रहा है कुछ 2-3 बाद में आए हैं, कम पड़ रहा है, तो कुछ मिलेट्स बनवाएंगे, थोड़ा बहुत दलिया बनेगा, तो वो भी ले सकते हैं, बहुत भूख तंग कर रही हो। और नहीं तो सूप सब्जी, और किसी को वो भी नहीं लेना तो फल, या फिर फलों का रस। तो 5-6 विकल्प होंगे, पर आपके निर्णय तो आपको लेना, है ना। जैसा आप निर्णय लेंगे वैसे ही किचन को हम मैसेज भेज देंगे। इस सत्र में पहले 2 मिनट में वो सर्वे कर लेंगे हाथ खड़े करके, फिर लिस्ट भेज देंगे। और अभी जो भी मिलेगा, आज धनिया कॉफ़ी का चक्कर नहीं करना, वो कल के लिए थी, है ना, वो तो एक दिन लेट हो गई थी, है ना। तो आज को रस मिलेगा आपको, तो धीरे धीरे पीना, 5-7 मिनट में पीना ना। नमस्कार। हम सभी 5 बजे इकट्ठे होंगे यहाँ पे हॉल में, 5 बजे जी।